आइए हम आपको सबसे बड़े मसले के बारे में डिस्कस करते हैं और वो है P वर्सेस NP प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज $1 million प्राइस दैट इज वेटिंग फॉर द पर्सन हु वुड गोइंग टू सॉल्व दिस इशू। यानी अगर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्यूशन को चेक कर सकती है तो प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकती है। मगर ये बड़ी अजीब सी बात है और सोचने की जरूरत है कि हाउ वी कुड डू दैट। तो हमें सोचने की जरूरत है कि ये P वर्सेस NP की हाइप क्या है और ये बात किस तरीके से नेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर एम्बेडेड है। We have to start this with an unexpected place. Let's say start with playing a small simple game. ये गेम है नंबर स्क्रैबल। Let's say कि ये आपकी और मेरे बीच में हो रहा है और सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स पिक करता हूँ 1 से लेके 9 तक के, फिर आप पिक कीजिएगा कोई नंबर। गेम का मकसद ये है कि आप 3 नंबर पिक करें जिनका सम जो है वो 15 हो and whoever would do this first would be the winner। और अगर हम में से किसी के पास 15 नहीं बनता तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये गेम जीतेंगे किस तरीके से। तो आपको सबसे पहले ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करना होगा और अपने ओपोनेंट को 15 बनाने से रोकना होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें तो शायद मेरी बातें आपको समझ आने लगेंगी। इसी गेम को आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर हम इनको लाइन अप करें और इनको इस तरीके से अरेंज करें कि हम एक स्क्वायर बना दें, और मैंने इनको बड़े स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा है, अगर आप गौर फरमाएं तो हर ट्रिपलेट जो है वो 15 बना रहा है। गौर फरमाइएगा। 2 + 7 + 6 is 15, 6 + 5 + 4 is 15, 6 + 1 + 8 is 15। और इस तरीके के स्क्वायर को हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं जहां पर हर ट्रिपलेट ऐड होने के बाद सेम नंबर बनाने लगे। अब आप देख सकेंगे कि इस गेम को किस तरीके से जीता जा सकता है। अब आप 3 नंबर्स इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे जो ट्रिपलेट बनाए और अपने ओपोनेंट को उस रास्ते को पूरा करने से रोकेंगे और इस तरीके से आप विनर होंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये गेम तो किसी और गेम से मुझे फेमिलियराइज लग रहा है। इस तरीके का कोई दूसरा गेम आप कौन सा जानते हैं? जी हाँ, टिक टैक टो। इसको दूसरे अल्फाज में नॉट्स एंड क्रॉसेस भी कहते हैं। इसको जीतने के लिए आपको 3 क्रॉसेस या 3 जीरो सर्कल्स बनाने पड़ते हैं रो के अंदर, और साथ साथ आप अपने ओपोनेंट को रोकते भी हैं ये काम करने से। इसी तरीके से जब हम नंबर्स को अरेंज कर रहे थे मैजिक स्क्वायर के अंदर, तो ये बिल्कुल अब उसी तरीके से नजर आने लगा है जैसे कि टिक टैक टो खेला जाता है। बताने का मकसद यही है कि बहुत सारे मुश्किल गेमों को हम आसान गेमों की तरह रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कंप्यूटर साइंस में रिड्यूस की जा सकती हैं आसान प्रॉब्लम्स की तरह सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम्स को हम ग्रुप करें क्लासेस में कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड दे आर। और कंप्यूटर साइंस का ये एरिया कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है और प्रॉब्लम्स के ग्रुप्स की क्लासेस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। और हर कॉम्प्लेक्सिटी क्लास का एक अपना नाम होता है और उनमें से वाज़ेह दो इंटरेस्टेड हैं P और NP। जी हाँ, P और NP सिर्फ क्लासेस हैं इस बेसिस पे कि ये कितनी डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। P उस क्लास से ताल्लुक रखती है जिसका एल्गोरिथम जो कि पॉलिनोमियल टाइम में कंप्यूट की जा सके। पॉलिनोमियल कोई भी नंबर होता है कि जिसमें कोई पावर हो या एक्सपोनेंट हो जो कि कोई नंबर ही हो, लाइक किसी भी नंबर की पावर 2 या किसी भी नंबर की पावर 5। n को हम नंबर ऑफ इनपुट्स के तौर पर तस्वर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए लगते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट साइज के। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सॉर्ट करें लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स को लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक, इसके लिए मैं आपको $2 दूंगा तो आप फटाफट से कर डालेंगे। मगर अगर मैं गलती से आपको 10,000 नंबर इस काम को करने के लिए दे दूं और भले इस काम के $10 मैं आपको देने लगूं तो आपकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, क्योंकि बड़ी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको और ज्यादा सी बात है कि ज्यादा वक्त की भी जरूरत पड़ेगी। यही चीज सिमिलर है कंप्यूटर्स के लिए भी। इवन कि वो एक सिम्प में बहुत फास्टर है हमसे, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नंबर स्टेप्स में ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं और जल्दी से कर डालते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में क्लास P रेफर करती है उन प्रॉब्लम्स को कि कंप्यूटर जिनको सॉल्व कर सके एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। जबकि दूसरी तरफ NP की बात की जाए वो प्रॉब्लम्स की क्लास है जो कि वेरीफाइड की जा सकती हैं पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में, लेकिन मगर एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ स्टेप्स की उसको जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये कि अगर कोई n इनपुट हो और वो पावर में हो, जैसे कि 2 की पावर n, और n बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन डिफरेंस है कि कंप्यूटर एक्सट्रीमली ज्यादा टाइम लेगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। P और NP प्रॉब्लम्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम क्लास P में होगी और उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स 100 होंगी और उसका जो एल्गोरिथम है वो प्रोपोर्शनल है n⁻³ के, जो कि एक पॉलिनोमियल है, तो हम सपोज करते हैं कि 3 घंटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अब अगर ये तकलीफ दे NP प्रॉब्लम है और कंप्लीशन टाइम 2⁻n के प्रोपोर्शनल है तो ये तकरीबन 300 क्विंटिलियन ईयर्स लेगा, जो कि लॉन्गर है एज ऑफ द यूनिवर्स से। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा टाइम ले रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन NP प्रॉब्लम शॉर्टर टाइम लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। सुडोकू भी एक NP प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है इसको सॉल्व करने के लिए, मगर जब ये एक दफा सॉल्व हो जाती है तो उसको आसानी से चेक किया जा सकता है
कि ये दुरुस्त है कि नहीं। अब आखिरी में हम एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और वो है कि क्या P बराबर है NP के। पूछता है कि क्या ये दो क्लासेस P और NP ताल्लुक रख सकती हैं किसी एक क्लास से, यानी क्या मैं एक्सपोनेंशियल टाइम की प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर बात को घुमा के किया जाए, यानी वो प्रॉब्लम्स जो कि वेरीफाइड हो सकती हैं पॉलिनोमियल टाइम में, क्या वो वाकई में पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व की जा सकती हैं। आप लोगों को पढ़ाने की रिसर्च में मैंने एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ पाई और वो ये है कि P = NP सिर्फ एक सवाल ही क्यों है। यानी ये एक सबसे बड़ा मसला है कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथमिक इश्यूज़ के अंदर, और इसको समझना भी एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है और एक परेशानी है। क्या हमारे पास कोई ठोस रीज़न है कि हम कह सकें कि P शायद बराबर हो NP के, यानी किसी भी तरीके से P इस तरफ बराबर हो NP के उस तरफ। और ये बड़ा अनोइंग क्वेश्चन है और इस दौरान मैंने ठीक ठाक 2 मॉर्निंग्स ज़ाया करी हैं सर्चिंग के लिए। और उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया, 3 चीज़ें फाइंड आउट की हैं मैंने। पहली चीज़ ये कि बहुत सारी कंप्यूटर साइंस रिसर्च ये नहीं सोचती कि P बराबर है NP के। दूसरी चीज़ ये है कि ये $1 बिलियन प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सॉल्व कर पाए, नहीं करना चाहे तो नहीं कर पाए। मगर हकीकतन ये सवाल जो है ये दुनिया को इम्प्रूव कर रहा है, जिस तरीके से हमने एक स्क्रैबल गेम को इम्प्रूव करके टिक टैक टो के बराबर ला खड़ा किया। यानी एक अनइमेजिनेबल अमाउंट के काम को इमेजिनेबल अमाउंट के बराबर लाके खड़ा कर दिया। मगर रिसर्च कहती है कि बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है अगर हम निकालना चाहें तो। फिर वही सवाल दिमाग में आ रहा है कि ये सवाल जो है वो सवाल है क्यों। मैंने पढ़ते वक्त एक आंसर इस चीज़ का निकाला, लेकिन मैं इससे पहले कि उस आंसर की तरफ जाऊं, मैंने पहले ये सोचा कि ऐसा कैसे होगा कि अगर P बराबर हो जाता है NP के। बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करने की, स्केजुलिंग या सर्किट डेवलपमेंट और डेटाबेस डेवलपमेंट डिज़ाइंस। ये शुरू में NP ही प्रॉब्लम्स थी अगर आप गौर करें तो। और आप तसव्वुर करें कि कितनी एफिशिएंट इकोनॉमी हो जाएगी हमारी अगर हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमाइज करते चले जाएं। और ऐसा ही तो हुआ है कि हमारी इकोनॉमी एडवांस हुई है और हमारी मशीन लर्निंग की वजह से हमें इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। यानी जो प्रॉब्लम्स आसानी से चेक की जा सकती थी, आज वो बहुत आसानी से सॉल्व भी की जा सकती हैं। आए हम कोट करते हैं MIT कॉम्प्लेक्सिटी रिसर्चर स्कॉट एरनसन की एक बात को कि अगर P जो है इक्वल होता है NP के, तो दुनिया बहुत डिफरेंट प्लेस होगी जिसको हम यूजुअली एज्यूम नहीं कर पाते। और इसके बराबर होने से क्रिएटिविटी की वैल्यू भी ख़त्म होती नज़र आएगी। और जब P बराबर आ जाएगा NP के, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसका सोल्यूशन निकालने को कोई बड़ा चैलेंज नहीं समझा जाएगा। यानी म्यूजिक अप्रिशिएट करने वाले माहिर म्यूजिक मोजार्ट कंपोजर बन जाएंगे। और फिर दुनिया से गॉस की, जिसने लीस्ट स्क्वायर का आर्गुमेंट रेज किया था, उसकी भी कदर खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से वॉरेन बफेट जो कि एक गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का बंदा है, उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली हम जरा गौर करते हैं कैंडी क्रश गेम की तरफ, और मैं कैंडी क्रश को एक NP हार्ड प्रॉब्लम कहूंगा। मगर अगर आप गौर करें P = NP ना है, नहीं है, तभी बहुत सारी दुनिया में पासवर्ड्स अभी तक बरकरार हैं, जिसकी वजह से आप और मैं एक सिक्योर्ड वर्ल्ड में रह सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम कि हमें कुछ मालूम नहीं हो पा रहा, ये भी हमारे लिए एक नेमत है। यानी P बराबर है NP के, तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है किसी भी मसले को हल करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल एग्जांपल लेकर आता हूं कि आपके बॉस ने आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर सॉर्ट करने के लिए टास्क दिया है और आपका बॉस आपका ये इंटरव्यू पास कर देगा जब आप इसका कोई अच्छा सा एल्गोरिथम बता देंगे। और एल्गोरिथम ये है कि आप हर नेबर को उससे कंपेयर करके उसे सॉर्ट कर देते हैं, जो कि लार्जर वैल्यू को राइट पे डालता है और स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट पे डाल देता है। और ये प्रोसेस आप बरकरार रखते हैं तब तक कि जब तक कि एरे सॉर्ट नहीं हो जाती। और इस एल्गोरिथम का रन टाइम होगा ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स इन द एरे पावर 2। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास 100 इनपुट्स होंगे तो मैक्सिममली वो 10,000 स्टेप्स तक ये जा सकता है। यू वुड बी फीलिंग प्राउड योरसेल्फ, लेकिन आपके बॉस 10,000 स्टेप्स में इतनी सी देर के लिए वेट करते वक्त बिल्कुल गुस्से का इजहार करेंगे और जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि भाई तेज काम करो वरना मैं आपको निकाल दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें नया प्रोग्राम लिखने की शदीद ज़रूरत है। इसके लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और मैं इसकी थ्योरी आपको दूंगा और आप डिवाइड एंड कॉन्कर करते चले जाएंगे जब तक कि हर इंडिविजुअल यूनिट अलग ना हो जाए। और अगर आप 2 नेबरिंग स्क्वायर को पकड़ के लोअर को लेफ्ट और हायर को राइट पे डाल दें, तो नेबरिंग पेयर्स को कंपेयर करके लोअर को लेफ्ट और अपर को राइट पे डाल दें, तो लोअर को कंपेयर करके और हायर को कंपेयर करके हम उनको आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम एरे को कंबाइन कर देंगे
और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली रिपीट करते करते आखिरी में एक टूटी हुई एरे को वापस से सॉर्ट करते हुए जोड़ते चले जाएंगे। और चूंकि हर बार साइज हमारा डिफरेंशिएट हो रहा होगा, तो इसका हमारे पास रन टाइम आएगा n log of n। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 इनपुट्स होंगे तो ये सिर्फ अराउंड 200 स्टेप्स में ये मामला हल कर देगा। यानी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, 10,000 स्टेप्स से हम बच जाएंगे और आपके बॉस इस तरीके से खुशी के मारे नाच उठेंगे। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप अपना अंदाज बदल देते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम चेंज नहीं होती। और ये जो तेजी से काम आप खत्म कर लेते हैं, यही एग्जैक्टली बहुत सारे एनपी प्रॉब्लम्स के केस में हम करने लगते हैं। ये हमें नजर ही आ रहा था कि वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते थे, लेकिन अचानक से कोई क्लेवर पर्सन या ट्रिक आई जिसने उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करने के लिए हमें मजबूर किया। यानी कोई अमेजिंग सा एल्गोरिथम डिजाइन किया गया जिससे वो प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो गई। लेकिन यकीनन इस बात की गवाही नहीं दे रही हैं ये तमाम बातें कि पी अचानक से बराबर होने लगा एनपी के। तो अगर हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस की बात करें तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है और ये डायग्राम इसको क्लासिफिकेशंस के तौर पे पढ़ाई जा सकती है। आप कह सकते हैं कि क्लास जो पी है दरअसल मौजूद है क्लास एनपी के अंदर, और सारी प्रॉब्लम्स जो कि एनपी के अंदर मौजूद हैं वो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो सकती हैं या उससे किसी कम टाइम में। और अगर हम पी की बात करें तो वो एक्सपोनेंशियल टाइम और लेस में सॉल्व हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम को 100 ईयर्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली 1000 ईयर्स के अंदर तो कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एनपी जो है वो सेट है उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो कि सॉल्व हो सकती हैं एक्सपोनेंशियल टाइम या उससे कम में, सीधी सी बात है। और अब ये थ्योरी हमें एनपी कंप्लीट सर्कल बना के देती है। ये मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स हैं पूरी एनपी क्लास के अंदर और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं सॉल्व होने में। कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मिडिल ऑफ एनपी के अंदर मौजूद होती हैं उनको हम पी में दिखा सकते हैं, लेकिन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में से कोई भी पी में आसानी से दिखाई नहीं जा सकती। तो ये जो क्वेश्चन है कि डज पी इज इक्वल्स टू एनपी, इसका असल मकसद ये हुआ कि ये जो एनपी कंप्लीट हार्डर प्रॉब्लम्स हैं एनपी के दायरे वाली, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं पी के अंदर? ये तो वाकई बहुत कंफ्यूजिंग है और मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं एक दफा फिर से कहता हूँ, यानी एनपी प्रॉब्लम्स हमेशा एक्सपोनेंशियल टाइम और उससे कम वक्फे में सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन कुछ एनपी प्रॉब्लम्स जो पी के दायरे के अंदर आती हैं वो पॉलिनोमियल टाइम और उससे कम अरसे में सॉल्व की जा सकती हैं। यही वजह है कि जो क्लास पी है वो एनपी के अंदर बनाई गई है और यही वजह है कि कुछ एनपी प्रॉब्लम्स को हमने पी क्लास के अंदर रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो हार्डेस्ट प्रॉब्लम है एनपी क्लास के अंदर उनको हमने एनपी कंप्लीट के दायरे के अंदर रखा है, ना कि पी के दायरे के अंदर। तो इसी वजह से ये जो सवाल है कि P इज इक्वल्स टू एनपी, ये अभी तक अनसॉल्व्ड ही है, क्योंकि ये एनपी रेफर करता है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से, जो कि मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व होने के एतबार से। अब अगर हम कहें कि कोई एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पी प्रॉब्लम में शो कराई जा सकती है, तो आप किसी भी तरीके से ये प्रूव करने में कामयाब हो सकते हैं कि तमाम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पी में शो कराई जा सकती हैं। इसी तरीके से कि सॉल्विंग नंबर स्क्रैबल सॉल्व कर सकता है बासानी टिक टैक टो के तरीके से, लेकिन अगर कुछ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स को पी प्रॉब्लम्स के तौर पे शो कराया जा सकता है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तमाम पी प्रॉब्लम्स बराबर होंगी एनपी प्रॉब्लम्स के। अब अगर मैं कहूं कि आप जो है वो मोजार्ट, वॉरेन बफेट और गॉस तीनों हैं, तो हो सकता है कि आप कैंसर का इलाज भी निकाल लें और इससे आप कैंडी क्रश में सबसे ज्यादा हाई स्कोर कर लें, मगर फिर वही वाली बात है कि ये एक एजम्पशनल चीज है।